चलिए, एक बार फिर आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। शुरू करते हैं कल की क्लास से आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को। बात हो रही थी कल की क्लास में, लास्ट में हमने टैक्सेस की बात करना शुरू की थी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या बेसिक डिफरेंस है ये मैंने बताया। कौन सा टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, कौन सा रिग्रेसिव होता है, ये मैंने बताया। और रिग्रेसिव की हिंदी होती है प्रतिगामी, ठीक है। और अब धीरे धीरे टैक्स सिस्टम की और डिटेल्स जो है आसान तरीके से इस क्लास में हम आज समझेंगे। नहीं, बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में बात करेंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से लगते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, और टैक्स लगाया कैसे जाता है, क्या सिस्टम है उसका टैक्स का, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैसे ये वर्कआउट करता है, किस कंडीशन में चीजें चलती हैं। तो देखो, भारत में टैक्स लगाने के 3 लेयर हैं। टैक्स डिटेल में जाने इसके पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं टैक्स लगता कौन है, कहाँ कहाँ लगता है, यानी कौन कौन अथराइज्ड है टैक्स इम्पोज्ड करने के लिए। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा लोकल बॉडीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, जैसे नगर पालिका और पंचायतें। ये 3 ऐसी हैं जो भारत में क्या टैक्स को लागू करने का ये क्या रखते हैं। और टैक्स जब लागू होगा तो टैक्स लागू होने के बाद पैसा कहां रखा जाता है उसको कहते हैं संचित निधि। टैक्स कलेक्शन के बाद कहां रखा जाता है, संचित निधि। इसे कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं। कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं, यानी जब जो भी गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है तो गवर्नमेंट इस टैक्स का क्या करती है, तो गवर्नमेंट इस टैक्स को एक जगह इकट्ठा करती है। तो इकट्ठा करेगी तो उसे एक नाम दिया गया है कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। क्या नाम दिया गया है, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। और ये क्या फंड होता है अभी मैं बताऊंगा जब मैं बजट बताऊंगा। फिलहाल अभी समझिए सरकार का एक समझिए कटोरा है ये, जहां पे कटोरा शब्द कह सकते हो आप इस चीज को, इसमें कोई समस्या नहीं है, कि एक फंड है जहां पे गवर्नमेंट के सारे टैक्सेस का कलेक्शन रखा जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया, आर्टिकल 266 में इसके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 266 266 आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड की बात करता है। मैंने कहा टैक्स के 2 प्रकार हमने जाने, उसमें कौन कौन से टैक्स होते हैं इसको जानने से पहले आइए जानते हैं कि भाई टैक्स कौन इम्पोज कर सकता है। तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, इसलिए पावर 3 स्तर पे रहता है, इसलिए तीनों बॉडीज को 3 स्तर पे टैक्स इम्पोज किया जा सकता है, लगाया जा सकता है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगर पालिका, नगर पंचायतें या जिला पंचायतें या ग्राम पंचायतें, जो भी जो लोकल बॉडीज हैं इनको कहा जाता है ये टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, ठीक है। अब आपके मन में सवाल हो सकता है टैक्स लेके रखा कहां जाता है। तो जब सारा का सारा टैक्स इकट्ठा हो जाता है उस टैक्स को एक जगह रखा जाता है, उसे कहते हैं संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड। अब कंसोलिडेटेड फंड के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में बात किया गया है। और 2-3 निधियां होती हैं, जैसे आकस्मिक निधि होती है, ठीक है, या फिर एक होता है कि जन खाता, या फिर उसको कहते हैं। तो ये चीजें आएंगी जो मैं अभी बताऊंगा इसको। अभी फिलहाल ये बात आई कि पैसा कहाँ रखा जाता है, जो टैक्स का कलेक्शन होकर कहाँ रखा जाएगा,
कंसोलिडेटेड फंड में। अब आपके मन में सवाल ये आ सकता है कि सर वो पैसा रखा जाता है तो जब मन करे कोई उठा लेगा क्या उसमें से, या पूरे देश का पैसा इकट्ठा रखा जाता होगा तो बहुत पैसा होता होगा, तो उसमें से क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अपने मन से उसमें निकाल सकते हैं क्या, अपने घर खर्चे के लिए ले सकते हैं क्या, किसी को दे सकते हैं क्या, क्योंकि उन्हीं के अंडर में है? तो नहीं, इसमें बिना एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के, विदाउट पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स यू कांट डिडक्ट अ सिंगल पेनी, आप उसमें से कोई भी एक रुपया नहीं निकाल सकते। उसके लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, एक पूरी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, क्योंकि वो देश का पैसा है, देश के नागरिकों का पैसा है। उस पैसे को बिना किसी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के, जो उसकी विधि है, वो नहीं निकाल सकते। और उसी धन से पैसा निकालने के लिए ही सरकार क्या प्रस्तुत करती है? बजट प्रस्तुत करती है। क्लियर हुई बात? तो भाई टैक्स के बारे में जानने से पहले बेसिक बात मैंने कल बताया था, टैक्स क्यों जरूरी है। हमें सेना चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें क्या फैसिलिटीज चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या हमें टैक्स भरना पड़ेगा, इसलिए टैक्स एक मैंडेटरी पेमेंट होता है। टैक्स के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की खासियत बताया था कि ये नेचर में प्रोग्रेसिव होता है, यानी अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को ये देखता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नहीं होता है, ये अमीर और गरीब के बीच के डिफरेंस को नहीं देखता है। उदाहरण के लिए एलईडी टीवी, जो रेट अंबानी को मिलेगा वही रेट किसको? रामू को भी मिलेगा। अब मैंने कहा कि कभी कभी ये प्रोग्रेसिव हो जाता है, फिर उसके बाद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताने के बाद मैंने कहा कि आपको ये दुविधा हो सकती है कि भाई टैक्स लगाता कौन है। टैक्स 3 लेयर पे है, फिर टैक्स को वसूला जाता है। अब सवाल ये है कि जब टैक्स वसूला तो क्या कुछ टैक्स ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती हो, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ये, तो फिर इसमें सामंजस्य कैसे बने? कि देखो जब पैसा होगा तो विवाद होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि पैसा कोई कहीं से कलेक्शन कर रहा है, कोई कलेक्शन कर रहा है। जैसे घर में ही देख लो, मैंने आपको उदाहरण बताया था कि पिताजी हैं और बच्चे हैं। अब घर में क्या है, कुछ पैसा पापा वसूल के ला रहे हैं, कुछ पैसा बच्चे वसूल रहे हैं, और कुछ पैसा उनके बच्चे भी वसूल रहे हैं। 3 पीढ़ियां हैं लगातार टैक्स वसूलने में। ठीक है, जैसे मान लो कि एक परिवार है, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। मान लो ये परिवार है, ये घर के मुखिया हैं, ठीक है, ये इनके बच्चे हैं, ठीक है, और ये इनके बच्चे हैं। तीन पीढ़ी, ठीक है। अब क्या है कि एक घर में कुछ पैसा ये कलेक्ट करके ला रहे हैं, फिर कुछ पैसा ये कलेक्ट करके ला रहे हैं, फिर कुछ पैसा ये कलेक्ट ला रहे हैं, और घर को आगे बढ़ाना है। तो भाई कोई तारतम्यता तो रहना चाहिए। जैसे मान लो ये क्या है, केंद्र, सेंटर, ये क्या है, स्टेट्स, और ये लोकल बॉडीज, और ये जिला पंचायतें, न्याय पंचायतें, ठीक है। ऐसे कह सकते हो ये मुखिया घर का, ये क्या बेटे इसके, और ये पोते, तीनों हैं, तीनों इस घर पे चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब आपसे कहे कोई कि भाई पैसा लेके आ रहे हैं, और ये सारा सभी जो पैसा इकट्ठा करके ला रहे हैं वो एक जगह यहां इकट्ठा हो जा रहा है, ये घर का है, यानी लॉकर है घर का। लॉकर, इसको कह सकते हो क्या, संचित निधि। और इसमें पैसा अगर कोई भी निकालेगा, कोई भी रुपया निकलेगा घर के आगे बढ़ने के लिए, तो पहले तीनों को क्या करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, एक संचित निधि करना पड़ेगा, यानी इसके बाद से क्या करना पड़ेगा, एक प्रोसीडिंग लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल है इसमें से जितना मन करे कोई पैसा निकालेगा क्या? नहीं। और उसके बाद से कोई एक ऐसा घर में हो, जैसे मान लो कि बुआ जी हो घर की, या घर में बहन हो बड़ी, वो क्या करे, एक बड़ी भूमिका में आ जाएं, और उन्होंने कहा कि देखो भाई, केवल सारा पैसा पिताजी अपने पास नहीं रखेंगे, ठीक है, कुछ पैसा
अब पैसा यहां नहीं बटेगा, ये तो अपने बच्चों को देख लेंगे ना, ये डायरेक्ट इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी स्टेट्स क्या है, अपने लोकल बॉडीज को देख लेती है। यहां पे मान लो एक बुआ जी हैं, और बुआ जी कौन है, वित्त आयोग। देखिए बड़ा नया तरीका है, बुआ जी हैं ये, ठीक है। वित्त आयोग ठीक है, वित्त आयोग ये असाइन करता है कि ये जो पैसा ये भी वसूल रहे हैं, आप भी वसूल रहे हो, कितने पैसे का डिफरेंसेस होगा। यानी बुआ जी कहेंगी कि देखो भाई, सारा पैसा अपने खुद मत रखो मुखिया जी, आपको इन्हें भी देना पड़ेगा अगर आपको अपना घर अच्छे से चलाना है, नहीं तो ये विद्रोह कर देंगे। तो वित्त आयोग क्या करता है, जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है, उस टैक्स कलेक्शन का कितना परसेंट टोटल टैक्स कलेक्शन का कितना प्रतिशत राज्यों को जाएगा, यह कौन तय करता है, वित्त आयोग तय करता है। कौन तय करता है, वित्त आयोग। यानी ये बुआ जी तय करती है कि भाई देखो, सब अपने पास मत रखो, हम सारी स्थिति देख रहे हैं, इन बच्चों के इनके अपने भी बच्चे हैं, इनके भी छोटे छोटे खर्चे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं इनके साथ, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इनको भी देना पड़ेगा भाई आपको। तो ये सेंटर कहता है चलो ठीक है भाई, हमें अपने देश को अच्छे से चलाना, टैक्स कलेक्शन हो रहा है। तो वित्त आयोग का मोटा मोटा काम समझ में आया, यानी फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यानी आप अगर ये इनके इंटीग्रल पार्ट हैं, तो राज्य, केंद्र और राज्य में पैसा कैसे बटेगा कलेक्शन के बाद, ये कौन रिकमेंडेशन करता है, वित्त आयोग, यानी फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, फाइनेंस। देखिए, घर पे या रिलेटिव बना के समझाने का सीधा सा मतलब यह है कि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। अब मेंस के एग्जाम में ये लिखने से बचिएगा कि वित्त आयोग मतलब बुआ जी, ठीक है, लेकिन यहां चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। वित्त आयोग क्या है ये, पहली बात तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय या संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था है या कौन सी संस्था संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप फाइनेंस कमीशन, संवैधानिक संस्था का मतलब क्या हुआ, जिसका वर्णन संविधान में किया गया, which has been explained in Indian Constitution, that body we consider as a constitutional body. Is it clear? So there will be some article for it. There will be allotment of some article for this constitution, this commission. So yes, there is an article which is called Article 280. अनुच्छेद 280 संविधान में किसके लिए जुड़ा हुआ है, वित्त आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, जो नए लोग हैं या फिर पुराने लोगों को पता भी होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अनुच्छेद 280। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका ऐसा है कि एक आदमी कोई 280 नंबर के बस में बैठ के जा रहा हो जिसमें बहुत पैसा भरा हो, और वो बांटेगा कि भाई केंद्र तुम ले लो, राज्य तुम ले लो। जैसे मान लो बुआ जी ही जा रही हैं 280 नंबर की गाड़ी पे, उसमें पूरा पैसा भर के टैक्स का कलेक्शन वैसा और बांट रही हैं। मैं केवल बोल रहा हूं, आपको याद हो जाए ताकि भूले ना। 280, आर्टिकल 280, 280 क्लियर हुआ। आर्टिकल 280 को आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। फाइनेंस कमीशन पहला कब बना, व्हेन फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन पहला
वित्त आयोग कब बना? इसका जवाब होगा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज मेड इन 1951। कब? 1951। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हु? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी जा रहा है, कई बार पूछा है। चलिए इसमें ऑप्शन लगाइए। चलिए मैं बता ही देता हूं, यहां आप रिस्पॉन्ड तो कर नहीं पाएंगे। कौन राष्ट्रपति? प्रेसिडेंट। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, अगला। ठीक है, वित्त आयोग कमीशन अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को। ये भी क्वेश्चन गया। फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट किसे देता है? तो प्रेसिडेंट को देता है। ठीक है, फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट किसको देता है? प्रेसिडेंट को देता है। अगला, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष केसी नियोगी। क्या होगा बच्चों? केसी नियोगी। कौन होगा? केसी नियोगी। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अभी कौन सा चल रहा है वर्तमान में? वर्तमान में 15th फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन इज गोइंग ऑन। कौन सा चल रहा है? 15th। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन एनके सिंह। वही एनके सिंह जो मैंने बताया था आपको एफआरबीएम एक्ट वाले। एफआरबीएम एक्ट की जो बताया था ना मैंने, समीक्षा करने के लिए जो कमेटी बनी थी, रिव्यू ऑफ एफआरबीएम एक्ट कमेटी, वो कौन थे? एनके सिंह थे। ठीक है, याद है ना एफआरबीएम एक्ट? याद है? चलिए, एनके सिंह वर्तमान में अभी है। इसके पहले तो कभी कभी पूछ लेता है 14th फाइनेंस कमीशन, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी अध्यक्ष। और 13वें विजय केलकर। ठीक है, कौन थे? विजय केलकर। अब क्या खास बात है 14 और 13 की? ठीक है, अब 14th 5 ईयर का पहला तो क्वेश्चन पूछता है इसका कार्यकाल। कार्यकाल इसका कार्यकाल है 2020 से 25 तक। 2020 से 25। ये पूछा भी, अभी बीओ में पूछा था और पीसीएस में पूछ सकता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एनके सिंह चेयरमैन, ठीक है, और कार्यकाल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेगा 2020-21। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या 13 का पता चल गया? विजय केलकर। क्या रिकमेंडेशन दिया था 14th 5 ईयर प्लान में? इसका कार्यकाल का 2015 से 2020 तक। इसका कार्यकाल 2015 से 2015 to 20 कार्यकाल। क्या रिकमेंडेशन दिया इसने? इस आयोग ने या इस फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड दिया कि सेंटर शुड केंद्र सरकार को अपने वसूले गए टैक्स का कितना? 42%, 42% राज्यों को देना चाहिए। अरे भाई, पिताजी जब
टैक्स का हिस्सा, एक बड़ा हिस्सा बच्चों को नहीं बांटेंगे तो बच्चे विद्रोह कर देंगे कि नहीं, बताइए आप हमको। तो इसलिए परिवार को चलाना है, तो फाइनेंस कमीशन ने कहा कि भाई एक बड़ा हिस्सा आपको, कौन से फाइनेंस कमीशन ने, 14, सारा बहुत इंपॉर्टेंट जा रहा है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस जा रहे हैं, सारे पूछे जा सकते हैं, अगर मैं स्टार लगा रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि 14th फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार केंद्र को राज्यों को कितना टैक्स देना चाहिए, टैक्स का कितना % हिस्सा दे देना चाहिए, तो 42%। ये रिकमेंडेशन किया था किसने, 14th फाइनेंस कमीशन ने। तो 14th 42 क्लियर, किसको, स्टेट्स को, क्लियर हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन था, YV रेड्डी। उसके पहले 13 के टाइम पे कितना था, 30% के आसपास देना होता था, लेकिन सीधे बहुत बड़ा बदलाव लाया गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह। इन्होंने पहली रिपोर्ट अपनी दी है, फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ 15th, जिसके बारे में इस बजट में चर्चा की गई थी, फाइनेंस कमीशन। उन्होंने 1% घटा दिया, यानी इनके हिसाब से केंद्र को, राज्यों को 41% टैक्स का हिस्सा देना चाहिए। 41% टैक्स का हिस्सा राज्यों को देना चाहिए। क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा, ये तो फाइनेंस कमीशन हो गया, NK सिंह की अध्यक्षता में ये बना 15th फाइनेंस कमीशन। और ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, फाइनेंस कमीशन। एक बार मैं फिर आपको दोहरा दूं, फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूं। व्हाट इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरा क्या है, वित्त आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या संवैधानिक संस्था है, जो राष्ट्रपति के द्वारा बनाई जाती है और राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है। इफ यू टॉक अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, so we will find out that in 1951 the first finance commission was established by President of India. Okay, so Keshi Niyogi was the first chairman of first finance commission. As I told you, it's a constitutional body, so there is a article which is allotted from the Indian Constitution, and that is Article 280. So what is the basic function of Finance Commission? Before knowing it, we have to know that which Finance Commission is going on right now. So it's a 15th Finance Commission in the chairmanship of Mr. NK Singh, and the tenure of this Finance Commission would be from 2020 to 2025. And before it, the proceeding, ongoing Finance Commission was 14th Finance Commission, and that was headed by YV Reddy, and 13th Finance Commission was headed by Vijay Kelkar. So what was the basic recommendation, what is the big recommendation of the 14th Finance Commission is that central government should, provide the 42% of total levy taxes by total collected taxes by the central government to the state governments. In 15th Finance Commission report, what is this? The 15th Finance Commission first report, this Finance Commission has suggested to the central government that central should divide, the central should give to the 41% of total tax collection of this central government. Okay, it is also including direct and indirect taxes both. Okay, so अगर हम वित्त आयोग के कामों की बात करें, उसके मुख्य कार्यों की बात करें, तो हम पाएंगे इसका मुख्य कार्य क्या है, जो टैक्सेस हैं उनके कलेक्शंस को कितना बटेगा ये बताना। ठीक है,
दूसरी चीज और क्या काम है फाइनेंस कमीशन को? फाइनेंस कमीशन को एक काम और मिल गया है कि वो मंत्रालय को रिकमेंड करती है किस स्टेट्स को कितना ग्रांट दिया जाना है। जो काम पहले योजना आयोग करती थी, नीति आयोग से वो काम उठा करके फाइनेंस कमीशन को दे दिया गया। अब मंत्रालय तय करते हैं कि किस राज्य को कितना ग्रांट देना है। ये सजेशन का काम फाइनेंस कमीशन करता है। और क्या फाइनेंस कमीशन क्या करता है? राज्यों को और केंद्र को सजेशंस देता है। कैसे सजेशन? इकोनॉमिक एडवाइजरी यानी अर्थ के आधार पर के सजेशंस देता है। कौन? फाइनेंस कमीशन। अगर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई सजेशन स्टेट या सेंटर मांगता है तो फाइनेंस कमीशन वो सजेशन भी देता है। ठीक हुआ? आगे बढ़ जाए। चलिए अब हम बात कर रहे थे टैक्सेस की, डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे थे, प्रत्यक्ष कर की हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो हम पाएंगे क्या कि पहला जो सबसे मौजूदा बड़ा टैक्स है वो है इनकम टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। छोटे छोटे टैक्सेस के बारे में जानेंगे। डायरेक्ट टैक्स यानी आयकर। यह कर किसी भी व्यक्ति के वार्षिक आय पर लगाया जाता है। किसी भी वार्षिक आय पर, यानी दिस टैक्स इज इम्पोज्ड और लेवीड ऑन एनुअल इनकम ऑफ एनी पर्सन। वार्षिक आय, वार्षिक आय पे लगाए जाने वाला ये कर है। ठीक है, अब इससे क्या है? मैंने कहा ये डायरेक्ट टैक्स है, एनुअल इनकम है। इसके बहुत सारे स्लैब हैं, दर हैं। ठीक है, टैक्स के स्लैब यानी दर है, मतलब कम आय रखने वालों को कर में छूट दी जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ता जाता है वैसे वैसे कर की दर बढ़ती जाती है। ठीक है, देखिए भारत में क्या है, दो तीन बातें। इनकम टैक्स का थोड़ा सा आपको एक मौजू समझाऊं, मैं आपको उसका एक नजरिया बताऊं आपको। डेमोक्रेसी है और देश में इनकम टैक्स कैसे मापा जाता है, कैसे चीजें की जाती हैं, इसको थोड़ा समझने के लिए पहली बात तो वार्षिक आय पे लगता है, सभी नागरिकों के वार्षिक आय पे लगता है। लेकिन मैंने कहा कि इसमें क्या है, अमीर गरीब का ये अंतर देखता है डायरेक्ट टैक्स, इसलिए जो कम पैसा कमाने वाले लोग हैं उनकी आय पर सरकार कर नहीं लेती है। ठीक है, 2014 यानी 2019 के पहले, अगर मैं केवल छूट की बात करूं, 2019 के पहले मैं बजट बताऊंगा, स्लैब उसका भी बताऊंगा आपको। एक मैं दिया भी है मैंने, क्या कि जो स्लैब है वो मैं आपको दिया हूं। ठीक है, 2019 से पहले बजट का जो पीडीएफ मिला उसमें आपको मिलेगा 2.5 लाख रुपए तक जिसकी इनकम थी, ठीक है, उसे टैक्स में छूट था। लेकिन 19 के बाद, इसके पहले जो बजट आया, ये छूट कर दिया गया 5 लाख तक। 5 लाख की आय तक छूट कर दिया गया, 5 लाख की। ठीक है, इसके पहले 2.5 लाख था। क्यों किया गया? चुनाव था 2019 में पहले, इसलिए क्या जरूरत थी, जो मिडिल क्लास है, मध्य आय वर्ग वाला है, ठीक है, ऑन एवरेज जिसकी सैलरी 30-40 हजार रुपए है, 50 के रेंज में है, ठीक है, उसे क्या है, एक वोटर बैंक बनाया गया
कि वो टैक्स के दायरे से क्या हो जाए, बाहर हो जाए। नहीं तो इसके पहले बिल्कुल गरीब थे। मैं कहना क्या चाह रहा था कि देश में टैक्स सिस्टम को भी क्या, या देश में लोकतंत्र में कोई भी नया निर्णय लिया गया निर्णय किस बात से तय होता है, राजनीति से प्रेरित होता है। ठीक है, तो जैसे भारत में भी 5 लाख के आय पर छूट है, लेकिन मैक्सिमम टैक्स 30% है। मैक्सिमम टैक्स कहां से, 30%, 30% है। ठीक है, 30% मैक्सिमम टैक्स, लेकिन इसके ऊपर सरचार्ज भी लगता है। एक टर्म आया सरचार्ज, अधिभार। क्या है मैं भी बताता हूं। ये क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। फिलहाल अभी मैंने जो बातें कही, चीजें थोड़ा सा समझिए राउंड फिगर में। आयकर है क्या, व्हाट इज इनकम टैक्स। पहली बात, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स। दूसरी बात कि यह किसी व्यक्ति के एनुअल इनकम में लगाए जाने वाला कर है, यानी इट इज इम्पोज्ड ऑन द एनुअल इनकम ऑफ एनी पर्सन हु इज इन इंडिया। तीसरी बात, कैसा नेचर है, बाय नेचर इट्स अ प्रोग्रेसिव। हाउ इट इज प्रोग्रेसिव, यह प्रोग्रेसिव नेचर का कैसे है। यह प्रोग्रेसिव नेचर का ऐसे है कि इसमें क्या होता है, एक लेयर तक छूट दे दी जाती है जो कमा रहे हैं लोग। मैंने कहा 19 से पहले ये 2.5 लाख तक छूट था, लेकिन इसे 5 लाख तक कर दिया गया, यानी 5 लाख तक के इनकम में अब कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये बात आपने सुनी भी होगी, बजट जब पास हुआ तो आपको पता भी होगा कि टैक्स में छूट कितना है, 5 लाख तक। आपके मन में सवाल हो सकता है, सर अधिकतम कितना लगता है। तो अधिकतम लगता है बच्चे कितना, 30%। मान लो आप 15 लाख रुपया सालाना कमा रहे हो, तो आपको उसका 30%, ठीक है, क्या एज अ इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और 30% के साथ साथ मैंने कहा सरचार्ज भी लगता है। तो एक टर्म आया सरचार्ज किसे कहते हैं, तो 2 टर्म है, सेस और सरचार्ज। सेस उपकर और दूसरा है सरचार्ज यानी अधिभार। उपकर या अधिभार, और ये उपकर यानी सेस और अधिभार यानी सरचार्ज, दोनों है टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स यानी कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर के ऊपर लगाया जाने वाला कर। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस यह है कि यह स्पेशल पर्पस से लगाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपका सेवा पे जीएसटी मान लो 18%, ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, मान लो सेवा पे जीएसटी इसका 18%, ठीक है। तो यानी आप अगर 100 रुपए की कोई चीज ले रहे हो तो उस पे जीएसटी कितना, 18, ठीक है। तो आप उसे कितना दोगे, 118 रुपया। कह दिया अगर 1% कृषि कल्याण सेस मान लिया, या एजुकेशन सेस मान लिया, या फिर स्वच्छता मान लो, कह दिया स्वच्छता सेस लगेगा, यानी 18 का 1% यानी 1 रुपया 80 पैसा, यानी यहां पे प्लस 1 रुपया 80 पैसा, यानी आप दे दो क्या, 119 रुपये 80 पैसे। तो जो 1 रुपया 80 पैसा क्या होगा,
वो क्या होगा, ये अलग रखा जाएगा, अलग रखा जाएगा और उस पैसे को केवल स्वच्छ भारत अभियान में लगाया जाएगा। नहीं समझे? टैक्स ऑन टैक्स, कर के ऊपर कर, यानी कर कितना है 18 रुपया, इसका 1%, सॉरी इसका 10% 180 होगा ना, मान लो 10% कर लो, चलो 1% मैंने बता दिया, इसका 10% कर लो, 10% मान लो आपको स्वच्छता सेस है, तो कितना हो गया 1 रुपया 80 पैसा। ठीक है, 18 का 10% कितना होगा, 180 तो होगा। ठीक है, अब यानी 10% अगर आप स्वच्छता सेस लगा रहे हैं तो अब 1 रुपया 80 पैसा एक अलग जगह रखा जाएगा। और मजे की बात क्या है कि ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रखा जाता। 18 रुपया जो जीएसटी का पैसा है वो कहां चला जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा। ठीक है, अब मैंने कहा सरचार्ज और सेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। सरचार्ज और सेस में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेस भी टैक्स ऑन टैक्स है, सरचार्ज भी टैक्स ऑन टैक्स है, लेकिन सेस क्या है, कुछ स्पेशल पर्पजेज के लिए लगाया जाता है, जबकि सरचार्ज क्या होता है, उसके लिए कोई स्पेशल पर्पज नहीं होता है। ठीक है, अब सरचार्ज कैसे लगाते हैं इसको समझिए। सेस वाला एक बार फिर मैं आपको समझा दूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज कर रहे हैं। मैंने कहा मान लो गवर्नमेंट कहा, जैसे मान लो कि प्रधानमंत्री जी आके पूछ लिए, बताओ भाइयों बहनों देश में सफाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, देश साफ सुथरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप क्या बोलोगे, हाँ सर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा रखेंगे हम देश को। तो क्या बोलेंगे, अच्छा तो इसी बात पे 10% स्वच्छता सेस। अभी बहुत से कृषि कल्याण से फिर बोल दिया भाइयों बहनों क्या बताइए देश के अंदर, मैंने 10% बोला थोड़ा ज्यादा, लेकिन वो टैक्स का टैक्स होगा, देश के अंदर किसानों का कल्याण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या, हाँ होना चाहिए, तो लोग कृषि कल्याण सेस। तो कहने का मतलब सेस क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, इसको समझो। जैसे मान लो अगर सर्विस टैक्स पे लगा या जीएसटी पे लग गया, तो जैसे मैंने कहा 18% है जीएसटी, तो मान लो 100 रुपए का कोई आपका बिल बना, आपने कोई चीज खाया, ठीक है, तो इस पे 18% जीएसटी यानी 18 रुपए, फिर 18% का 10% क्या, सेस। कैसा सेस, स्वच्छ भारत सेस। तो ये कितना आएगा 1.8 रुपीज, यानी 1 रुपया 80 पैसा। इसलिए टोटल अमाउंट इज, टोटल 100 रुपीज प्लस जीएसटी प्लस सेस इक्वल टू 100 प्लस 18 प्लस 1.8 इक्वल टू 119 रुपए 80 पैसे। क्लियर हुआ? तो ये 1 रुपया 80 पैसा कहां जाएगा, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रखा जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में नहीं रखा जाएगा, ये अलग रखा जाएगा। और इस पूरे पैसे का सरकार क्या काम करेगी, इस पूरे पैसे का सरकार काम करती है कि धीरे 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 स्वच्छ भारत अभियान में इस पूरे पैसे को लगाएगी। और जैसे ही टारगेट पूरा हो जाएगा, यानी भारत पूरा स्वच्छ हो जाएगा, तो सरकार बजट में इस सेस को हटा देगी। यानी सेस स्पेशल पर्पज के लिए लगाया जाता है, जैसे ही पर्पज पूरा हो जाता है वो सेस क्या किया जाता है, हटा लिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सरचार्ज क्या है, यानी अधिभार किसे कहते हैं। तो आइए भैया इसको समझते हैं। ये भी क्या है, टैक्स ऑन टैक्स है, कर के ऊपर कर है। जैसे मान लो अभी भारत में क्या मामला है, जो भी 15 लाख
15 लाख रुपया कमाता है, ठीक है, वह 30% टैक्स देता है और ये मैक्सिमम है। लेकिन मान लो एक चीज कह रहा है, जो कोई मान लो 1 करोड़ रुपया कमा रहा है, मान लो कितनी, 1 करोड़ उसकी सैलरी है या एनुअल इनकम है, कितना, 1 करोड़। तो 1 करोड़ का इस पे 30% लगाया इसने, यानी 30 लाख रुपए। यही तो होगा, 1 करोड़ का 30% कितना होगा, 30 लाख रुपए ये टैक्सेबल अमाउंट है। फिर उसमें कह दिया कि ऐसा है, इस पे आपको 3% सरचार्ज देना पड़ेगा, 3% सरचार्ज। तो 30 लाख का 3% कितना होगा, 30 तिया 90, 90,000 निकाल पा रहे ना परसेंटेज आप, ठीक है। 30 लाख का 10% क्या होगा, 30,000, और सॉरी 1% 30,000 होगा ना, और 3% 90,000। तो यानी इस हिसाब से इनको कितना टैक्स भरना पड़ेगा, 30,90,000 रुपए इनका टोटल टैक्सेबल अमाउंट होगा। यानी 30% वो है और 3% सरचार्ज। हुआ ना टैक्स ऑन टैक्स। और ये सेस से कैसे अलग है, ये क्या होता है, कभी भी किसी स्पेशल पर्पज के लिए नहीं लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि एक और तरीका है अधिक कमाई करने वालों से टैक्स वसूलने का, ऐसे समझो। वो किसी स्पेशल पर्पज से नहीं लगाया जाता। तो क्या आप इस समय इस माइंडसेट में हैं या इतना समझ चुके हैं आप कि सेस और सरचार्ज में डिफरेंस समझा पाएंगे किसी को? बहुत सिंपल कॉमन बात दोनों में क्या है, टैक्स ऑन टैक्स। कहने का मतलब यह है कि एक टैक्स सरकार ने तय कर दिया है, अब उसका जितना परसेंट लगना हो वो होगा सेस या सरचार्ज। बेसिक डिफरेंस क्या है, सेस या सरचार्ज में बेसिक डिफरेंस ये है कि सेस किसी स्पेशल पर्पज से लगाया जाता है। ओके, व्हेन whether surcharge is not being implemented or levied by for any special kind of purpose। जैसे ही उस पर्पज की पूर्ति हो जाती है, सेस को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। सरचार्ज के साथ ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों के साथ एक कॉमन बात है, मैंने अभी कहा कि सारा टैक्स का कलेक्शन होके कहां जाएगा, बताया ना मैं आपको, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि में जाएगा। लेकिन सेस और सरचार्ज के पैसे को कंसोलिडेटेड फंड में नहीं डालते हैं। गवर्नमेंट उसे अपनी एडिशनल मनी मान करके कुछ पर्पज के हिसाब से कहीं अपने हिसाब से उसको खर्च कर देती है। क्या सेस और सरचार्ज समझ में आया? आगे बढ़ूं तो इनकम टैक्स समझ में आया। इनकम टैक्स के भाई देखिए डिफरेंट स्लैब्स हैं, अभी बजट बताऊंगा तो स्लैब्स मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल समझिए 0% इनकम टैक्स मतलब छूट वाली स्थिति क्या है, 5 लाख तक की है। और अगर अधिकतम की बात करें हम तो 30% विथ सरचार्ज, जो भी हो उस हिसाब से ये लगता है, लेकिन मैक्सिमम 30% रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स की। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आप थोड़ा जीएस पढ़ते होंगे या करंट अफेयर से अपडेटेड होंगे तो अभी आपने सुना होगा कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी कर दी है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल भी समझेंगे कि क्या होता है कॉर्पोरेट टैक्स और इसके कम कर देने से क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन है और क्या कर देना सही है कि नहीं है, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर। निगम कर क्या होता है? केंद्र सरकार द्वारा कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाने वाला कर होता है। भारत में कंपनी जो हैं, देखो कितने तरह कैसी कंपनियां होंगी। कॉर्पोरेट टैक्स समझिए, पहले तो सिंपल समझो क्या है, व्हाट कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, व्हाट इज कॉर्पोरेट टैक्स। तो निगम कर इसको कहते हैं।
निगम कर केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है, कंपनियों के मुनाफे पर मुनाफा यानी प्रॉफिट। कंपनी का मुनाफा क्या होगा? प्रॉफिट कोई तभी निकालता है जब उसका इनपुट कॉस्ट निकल जाता है, ठीक है। कोई कंपनी होगी, किसी चीज को, प्रोडक्ट को बनाइए तो एक एनुअल टर्नओवर के बाद से वो बताएगी कि देखो भाई हमारा ये टर्नओवर रहा, हमने इतना लगाया था, ये खर्च निकालने के बाद से ये हमारा पूरा प्रॉफिट है। तो सरकार कहेगी अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा प्रॉफिट है तो बताओ हमें क्या दे रहे हो। तो कंपनियां पूछती हैं सर क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो आप? तो सरकार कहती है देखो यार, हमने एक कर बनाया है जिसे कहते हैं निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स। आप भारत की जल, जमीन या फिर यहाँ वायु या यहाँ के पर्यावरण का इस्तेमाल करके आप प्रॉफिट बना रहे हो, तो हमें, ये हमारा देश है और देश को ऑपरेट करने की जिम्मेदारी हमारे पास है, इसलिए आपका दायित्व तो बनता है कि हमें आप कर दो। कंपनियां पूछती सर आप क्या करोगे कर का? तो गवर्नमेंट कहती है यार देखो हमें पूरा देश रन करना है, गरीब हैं उनके लिए बहुत सारी सब्सिडी चलानी है, उनके लिए योजनाएं चलानी है, मनरेगा देना है, पीडीएस देखना है, सब्सिडी देनी है, इसलिए हमें पैसों की जरूरत है, इसलिए आपको ये पैसा देना पड़ेगा। मैं ये बात कर रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि यानी गवर्नमेंट इस भाव में होगी कि इस याचना की भाव में यार पैसे दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है। तो कहां कॉर्पोरेट टैक्स लगता है? क्या कॉर्पोरेट टैक्स उसकी पूरी पूंजी पे लगता है? नहीं। आपसे पूछ सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स इज इंप्लीमेंटेड इन द होल, आई मीन कैपिटल ऑफ द बैंक कंपनी? नहीं, वो उसके प्रॉफिट पे लगता है, मुनाफे पर लगाया जाने वाला कर है। और गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा इसी कर से होता है। और अगर जीएसटी की बात करूं और ये कॉर्पोरेट टैक्स की बात करूं, ठीक है, और इस साल बजट 2020-21 की मैं बात करूं, तो ये जो कलेक्शन है जीएसटी के ढेर सारे टैक्स एक साथ मिला दिए गए, उससे जो कलेक्शन है उसके बराबर था। यानी अकॉर्डिंग टू बजट 2021 कॉर्पोरेट टैक्स इक्वल टू जीएसटी, यानी कलेक्शन बराबर आया, ठीक है। और तो हम कॉर्पोरेट टैक्स की चर्चा कर रहे थे कि कैसे देना पड़ता है, कॉर्पोरेट टैक्स क्यों मैंडेटरी है, और कैसे ये जीएसटी या फिर सुपर टैक्स कहा जा सकता है इसको। कॉर्पोरेट टैक्स को क्या कहते थे पहले? सुपर टैक्स कहते थे, क्योंकि गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसी टैक्स से मिलता था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या था कॉर्पोरेट टैक्स में, क्या बदलाव आया है और क्या चीजें चेंज हुई हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। तो पहले की व्यवस्था थोड़ा समझते हैं, ठीक है। पहले की व्यवस्था क्या थी? 2017-18 अकॉर्डिंग टू वर्ष 2017-18 में क्या किया गया था कि यदि कोई भारतीय कंपनी है, यदि कोई, पहले का बता रहा हूं, पहला के सिस्टम, यदि कोई भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, ठीक है, तो उसे
उसकी अगर कैपिटल, उसकी पूंजी, ठीक है, क्या है, 50 करोड़ तक है, कितनी, 50 करोड़ तक है, तो उसे 25% टैक्स देना होता था। कैसा टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। और उससे अधिक पूंजी, यानी मोर देन 50 करोड़ अगर अधिक है, ठीक है, तो उसे 30% देना पड़ता था। इसमें सेस और सरचार्ज साथ में ऐड होते हैं इसके ऊपर। ये केवल कॉर्पोरेट टैक्स था। सेस सरचार्ज क्या है मैं बताया आपको। और अगर कोई विदेशी कंपनी है, तो उसे कितना देना होता था, 40% देना पड़ता था, उसको 40% देना पड़ता था, ठीक है। अब देखिए क्या है बेस इसका, कैसे ये वर्कआउट करता है। 2019 में इस पे बड़ा बदलाव किया गया। ये भी एक बदलाव का दौर है, अदरवाइज पहले सबके साथ 40% से कॉर्पोरेट टैक्स लगता था, सब कंपनियों के साथ, ठीक है। लेकिन 2019 में जब देश की अर्थव्यवस्था स्लो डाउन के दौर से गुजरने लगी, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कमी की घोषणा की। ये घोषणा उन्होंने क्यों की, उसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण ये था कि देश में बहुत तेजी से स्लो डाउन हो रहा था, बहुत तेजी से बदलाव हो रहे थे, जीडीपी लगातार गिर रहा था, देश की मैन्युफैक्चरिंग की हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे में देश में मांग को सृजित करने के लिए कंपनियों में और अधिक कंपनियों के निवेश को, निजी निवेश को और अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने यह निर्णय लिया कि भाई कंपनियों के पास भी कुछ पैसे बचने चाहिए। अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी क्या है कि 19 के बाद क्या कहा गवर्नमेंट ने, उस पे देखते हैं कि सितंबर 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, ठीक ना, क्या किया, ठीक है, निर्मला सीतारमण ने क्या किया, कॉर्पोरेट टैक्स को भारी कमी की, भारी कमी कर दी। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या किया, भारी कमी कर दिया। क्या कमी किया, ये जो 30% का स्लैब था, ठीक है, जो कंपनियों को 30% के स्लैब में आती थी, अभी बताया ना, जो 50 करोड़ से अधिक की कैपिटल वाली कंपनियां थी, जो 30% से घटाकर कितना कर दिया, 22% कर दिया, ठीक है, 22% कर दिया। पहले ये सेस लगा के 34.94% होता था पहले, विथ सेस एंड सरचार्ज जो भी लगता था। अब इसके साथ भी सेस और सरचार्ज तो रहेगा, लगेगा, तो ये कब कितना हो जाएगा, ये 25.17% हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 25
6.17% हो जाएगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं इसको अभी कितना है, 22% है, और ये दुनिया में सबसे कम कॉरपोरेट टैक्स है। क्लियर? तो आप पुराना भूल जाइए, ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। मैं पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि अभी कितना है, 22% है। ठीक है, और जो नई कंपनियां हैं, यानी इसके बाद जो बनी हैं, ठीक है, न्यू कंपनीज को, ठीक है, उनको क्या कर दिया, 15% कर दिया। न्यू कंपनीज के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर कितना कर दिया, 15% कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स की दर कितना कर दिया, 15% कर दिया, 15% कर दिया नई कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर। ठीक है, अब क्या है सिचुएशन, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, सरकार ऐसा क्यों कर दी, ठीक है, वाई, मैंने बता रहा हूं मैं कि सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स क्यों घटाया। कॉर्पोरेट टैक्स भारत में इस समय सबसे कम हो चुका है। ठीक है, क्यों कम किया, उसके पहले एक और टैक्स है, इसको समझ लीजिए, मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ये क्या होता था, जो कंपनियां मान लो अपना कागज में प्रॉफिट को कम दिखा दिया, या प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो ऐसा क्या होता था, कभी कभी कंपनियां क्या करती थी, टैक्स में छूट लेकर के या बहुत सारी चीजें करके प्रॉफिट ना दिखा करके, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स से बचने की कोशिश करती थी। प्रॉफिट ना दिखाकर कॉर्पोरेट टैक्स से क्या करने की, ये बचने की कोशिश करती थी। तो सरकार, उन्होंने कहा कि आप 30% कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे सकते, तो फिर भी आपको मैट से आप नहीं बच सकते, यानी मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और वो क्या था, 18.5%। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कितना था, 18.5%। ये देना पड़ता था कॉर्पोरेट टैक्स को। यानी दो बातें, किसी देश में, ऐसे समझो कि कोई कंट्री है, यहां फॉरेन कंपनीज भी हैं, यहां इंडियन कंपनीज भी हैं। ठीक है, और इंडियन कंपनीज में ऐसी हैं जो कम प्रॉफिट वाली कंपनीज हैं, जो क्या है, कम प्रॉफिट वाली कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो कंपनियां टैक्स से या अपना प्रॉफिट नहीं दिखा पाती हैं और वो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दे पाती, उनको क्या देना था, मैट देना था, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। यानी जो कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देने के दायरे में नहीं आ पाती, फिर भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। यानी कभी कभी बहुत सारी कंपनियां क्या अपना प्रॉफिट दिखाई नहीं, प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, वो दिखाए नहीं, प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो सरकार ने कहा आपको फिर भी देना पड़ेगा टैक्स। वो क्या है, 18.5% था पहले, अब वो कितना हो गया है, 15%। कितना हो गया, 15%। अब नहीं, आपसे कोई पूछे कि अभी कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, ठीक है, तो आप कहें 22%। जो न्यू कंपनीज हैं, जो
नई क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक उत्पादन करने वाली जो कंपनियां बनी हैं उनको गवर्नमेंट ने क्या 15% कर दिया, ठीक है। और जो मैट में आते थे पहले 18% देते थे, यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स से बचते थे लेकिन उन्हें मैट के थ्रू आना पड़ता था, उसको भी कम कर दिया। कितना? 15% कर दिया गया। बातें क्लियर हो रही हैं? बहुत सिंपल तरीके से बताने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपको। फिर से एक बार सुनिए, मैंने कहा कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों को देना पड़ता है, निगम कर, लेकिन कुछ कंपनियां उससे छूट से बचती थी। तो सरकार पहले तो 40% के आसपास, 40 से 50% के आसपास था कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स कोई सरकार इतना हाई क्यों रखता है? ठीक है, तो 2-3 सवाल यह है आपके मन में आएगा जिसका हम जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। उन सवालों का जवाब ढूंढने से पहले कुछ बेसिक बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, मैट अब क्या है, मैट क्या है ये समझ में आया, ठीक है। और कॉर्पोरेट टैक्स की अभी दर क्या है वो आपको समझ में आया, 22%। अगर उसे सेस और सरचार्ज जोड़ेंगे तो ये 25.17 तक जाएगी। अब आपके मन में कुछ सवाल आएंगे, वो क्या सवाल होंगे आपके मन में, इन्हें समझिए। कि पहला सवाल, कॉर्पोरेट टैक्स इतना अधिक क्यों? वाई। दूसरा, कॉर्पोरेट टैक्स सरकार ने कम क्यों किया? तीसरा, कॉर्पोरेट टैक्स कम करने से क्या लाभ होगा? चौथा, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने के बाद सरकार की कौन सी चुनौतियां होंगी? चुनौतियां क्या होंगी? और पांचवा, क्या सरकार का यह कदम उचित है? ठीक है, तो इन सवालों का जवाब हम ढूंढते हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चलेगा। तो पहली चीज तो क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स इतना अधिक क्यों? सरकार ने इतना अधिक क्यों किया? क्योंकि टैक्स सरकार की जरूरत। क्यों जरूरत? क्योंकि टैक्स से सरकार वेलफेयर करती है। अब टैक्स से क्या क्या करती है सरकार बताएंगे, और तो है नहीं। रोड, सड़क, बिजली, पानी, सेना, सब्सिडी, सब कुछ टैक्स से करती है, ठीक है। फिर अगला क्या हो सकता है आपके मन में, कि इतना अधिक टैक्स करने से, ठीक है, दिक्कत कहां आ रही है? टैक्स इतना क्रूएल हुआ जिससे क्या हुआ कि टैक्स अधिक क्रूएल होने से या इतना अधिक होने से जो बिजनेस है, बिजनेस पे नेगेटिव इंपैक्ट आने लगा। कैसे? नेगेटिव इंपैक्ट ऐसे आने लगा, जो बिजनेसमैन है वो न्यू इन्वेस्टमेंट से, नई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से, नए निवेश से डरने लगा। जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आपने, कोई भी व्यक्ति बिजनेस किस इंटेंशन के साथ करता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस किस इंटेंशन के साथ करता है कि उसे लाभ मिले। अब लाभ का एक बड़ा हिस्सा सरकार अगर इस बात के लिए ले लेती है कि मुझे अपने नागरिकों को पालना है,
बहुत ऐसे लोग हैं, हमें सामाजिक कल्याण करना है, सोशल वेलफेयर करना है। तो जो बिजनेसमैन है उसने तो पाठ ही पढ़ा है, मैंने कैपिटलिज्म आपको बताया था प्रॉफिट का। उसे लगेगा मेरे प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा अगर सरकार इस बात के लिए ले लेती है कि उसे सोशल वेलफेयर करना है, तो भाई हम उतना ही बिजनेस लगाएंगे जिससे हमारा काम अच्छे से चला जाए। देश के लिए उद्योग के बारे में वो कभी सोचेगा नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि उसके साथ क्या हो रही है, ज्यादती हो रही है। इसलिए देश में अधिक क्रूशियल टैक्स होने के कारण बिजनेस का माहौल गड़बड़ होने लगा। जो बिजनेसमैन है नए बिजनेस को लगाने से थोड़ा डरने लगा। ठीक है, यानी न्यू इन्वेस्टमेंट को वो लगाएगा ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद से क्या स्थितियां पैदा होंगी, ये लगातार चलता रहा, इसका परिणाम ये आता है कि देश में इंडस्ट्री कम लगेगी, इंडस्ट्री कम लगेगी। जब इंडस्ट्री कम लगेगी देश के अंदर तो उत्पादन कम होगा, और जब उत्पादन कम होगा तो देश में स्लो डाउन आएगा, स्लो डाउन की स्थिति आएगी। और देश में जब स्लो डाउन की स्थिति आएगी तो देश की जीडीपी कहां हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, अब देश की जब जीडीपी नीचे आ जाएगी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाएगा, सरकार के लिए चिंता का विषय। ठीक है, तो सरकार ने कम क्यों किया, अब कि भाई ऐसा है कि इसके पास पैसा बचना चाहिए। अब सरकार ने क्या, कॉर्पोरेट टैक्स को अगर घटाया, यहीं से समझिए, सरकार ने अगर कॉर्पोरेट टैक्स को क्या किया, घटाया, तो इस बिजनेसमैन के पास क्या है, सेविंग बढ़ेगा। समझ पा रहे हैं? तो सरकार के, नहीं, हम अगला क्वेश्चन समझते हैं कि सरकार ने क्यों कम किया, क्योंकि जीडीपी डाउन होने लगा, स्लो डाउन होने लगा। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, सरकार देख रही है जीडीपी कहां डाउन हो गया, सरकार देख रही है जीडीपी क्या हो गया, डाउन हो गया। ठीक है, जब जीडीपी डाउन हो गया, इस चीज को गवर्नमेंट देख रही है ना, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉरपोरेट टैक्स को डाउन किया या रिड्यूस किया, रिड्यूस किया। जब कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस हुआ तो एक बिजनेसमैन है, ये है गवर्नमेंट, ये है बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के पास क्या हुआ, सेविंग अप हुआ। जब इसके पास सेविंग अप हुआ तो न्यू इन्वेस्टमेंट, नया निवेश, नया निवेश से न्यू इंडस्ट्री, नया उद्योग। न्यू इंडस्ट्री से क्या हुआ, दो बातें, एक तो एम्प्लॉयमेंट आगे हुआ, बढ़ा, और दूसरा प्रोडक्शन आगे बढ़ा, अप। ठीक है, अब प्रोडक्शन अप बढ़ा तो यानी एक्सपोर्ट भी अप हुआ। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट अप हुआ तो क्या हुआ, या प्रोडक्शन अप हुआ, तो ऐसे कह सकते हो दो बातें होंगी, एक तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और दूसरे जीडीपी भी क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा।
यानी गवर्नमेंट ने क्या जीडीपी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से, क्या इसको आगे ले जाने के उद्देश्य से सरकार ने क्या किया, इससे कॉर्पोरेट टैक्स को आगे बढ़ाया, जीडीपी को आगे बढ़ाया। अब इससे क्या फायदा होगा, इससे एक और फायदा होगा, फिर गवर्नमेंट को जब और टैक्स का कलेक्शन होगा, क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी, उत्पादन और बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, इसका परिणाम क्या आएगा, अगेन गुड टैक्स कलेक्शन। गुड टैक्स कलेक्शन होगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे क्या हो जाएगा, फिर और फायदा क्या होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, मेक इन इंडिया स्कीम को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट भी आएगा, यानी बहुत से, जब हमें लगेगा कि यहां हमें आसान सुविधा मिल रही है, तो बहुत से तरीके से क्या होगा, निवेश आएगा, बहुत सी कंपनियां किसी कंपनी के साथ जुड़ेंगी, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। मान लो कॉर्पोरेट टैक्स कम हो गया, तो एक कंपनी को प्रॉफिट बचा, तो उनको भी प्रॉफिट बचेगा, क्लियर हुआ। तो इसे कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स के प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, चुनौतियां क्या है इसमें, ठीक है। चुनौतियां ये हैं कि देश की हालत खराब हो जाएगी। जैसे अभी सरकार ने प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट की चुनौतियां, प्रॉब्लम, पहले तो रेवेन्यू, आय, राजस्व, आय में, रेवेन्यू इनकम में घाटा होगा, बहुत बड़ा घाटा होगा। सरकार ने जो अभी टैक्स की कटौती की है, कम किया है, लगभग 1 लाख एक ही साल में 40,000 करोड़ का घाटा होगा। यानी सरकार को बहुत बड़े स्तर पर रेवेन्यू क्षेत्र का घाटा होगा, ठीक है। और दूसरा क्या चीज होता है, यह जरूरी नहीं कि जो सेविंग कंपनीज को बचेंगी वह उनका नया निवेश करें। क्या जरूरी नहीं जो सेविंग उनको बचेगी वह उनका क्या न्यू इन्वेस्टमेंट करें, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वह उनका निवेश करें, यह जरूरी नहीं है। जो कंपनियां उसमें बचेंगी वो उनका नया निवेश करेंगी, ये इसका जो जरूरत नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। अगला सरकार को बहुत सारी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। ये गवर्नमेंट प्रो बिजनेसमैन है, बहुत से बिजनेसमैनों को सपोर्ट करना चाहती है, इस इंटेंशन के साथ ये गवर्नमेंट हुई है, या इस इंटेंशन के साथ ये गवर्नमेंट काम कर रही है। तो इस इंटेंशन के साथ भी गवर्नमेंट को इस चीज का क्या आलोचना झेलना पड़ा, ठीक है। कुछ और टैक्सेस हैं, कॉर्पोरेट टैक्सेस, जैसे प्रत्यक्ष कर कुछ और हैं जिनके बारे में बात होती है। जैसे एक है आपका
वेल्थ टैक्स हो सकता है, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स हो सकता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स ये समाप्त भी कर दिया गया। वेल्थ, कुछ उदाहरण है। वेल्थ टैक्स यानी संपत्ति पर, जिस संपत्ति से प्रॉफिट किया जा रहा है, संपत्ति कर, जिसे क्या 2016-17 में समाप्त कर दिया गया। संपत्ति कर, ठीक है। यह कौन लगाता था? सेंटर। कौन लगाता था? सेंटर। दूसरा, हाउस टैक्स, ठीक है। हाउस टैक्स या हाउस बिल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। यह किसके द्वारा लगाया जाता है? हाउस टैक्स या हाउस बिल्डिंग टैक्स। ये भी एक प्रत्यक्ष कर है, यह भी एक प्रत्यक्ष कर है जो which is imposed by what local bodies, जो एक लमसम यानी लमसम मतलब एक मुश्त अमाउंट होता है, जो एक लमसम, एक मुश्त अमाउंट होता है, ठीक है। और एक और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वो क्या है? फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, ये क्या है? ये शुरू कब किया गया था? स्टार्टेड इन 2005। 2005 में इसको क्या किया गया? शुरू किया गया, और इसे 2009 में समाप्त भी कर दिया गया। कहीं आपने क्वेश्चन करते समय इसको समझा होगा। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स 2000 समाप्त में से क्या किया? 2009 में से क्या किया? क्या था? यानी कोई भी कर्मचारी है अगर, ठीक है, मान लो ये कोई कर्मचारी है, ठीक है, ये मान लो कोई कर्मचारी है, तो अपने कार्यकाल के दौरान, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, जैसे आप ऑफिसर ही हैं, कार्यकाल के दौरान जो फैसिलिटीज ले रहा है, कार्यकाल के दौरान जो भी वो फैसिलिटीज ले रहा है, सरकार उस पर, ठीक है, कर लगाती थी। जैसे फैसिलिटीज में क्या है? जैसे मान लो ड्राइवर है, गाड़ी है, बंगला, घूमने के लिए या ट्रैवल के लिए, यानी जो भी सुविधा उसे मिल रहा है, उस सुविधा का भी 1% सरकार क्या अपने पास
रखती थी टैक्स के रूप में। जैसे मान लिया आप ड्राइवर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका 1% आपको क्या टैक्स के रूप में, यानी 1% नहीं, एक निश्चित फिक्स्ड, ठीक है, वो 6 से 7% हुआ करता था, ठीक है, वो सरकार आपसे वसूल लेती थी। यानी आप जितने रुपए का ड्राइवर रखे हुए हैं, यानी उसका किराया, मतलब उसका तनख्वाह, गाड़ी रखा हुआ आपने, फिर आपको घूमने के लिए मिल रहा, कुछ उपहार मिल रहे हैं जो भी है आपकी संस्था की तरफ से, तो उसका भी एक मुफ्त आपसे ले लिया जाता था डायरेक्ट टैक्स के रूप में, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स इसे कहते थे, ठीक है। एक अभी और एक टैक्स बहुत चर्चा में है, वो एंजल टैक्स है। एंजल टैक्स। अब ये क्या है, ठीक है, एंजल टैक्स क्या है? तो एंजल टैक्स का रिलेशन है स्टार्टअप से। स्टार्टअप इंडिया में आपको पढ़ाया था। स्टार्टअप्स को क्या है, टैक्स में छूट दिया गया है। कितने ईयर का? 3 इयर्स का। 3 इयर्स का टैक्स में छूट दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट इनसे टैक्स तो नहीं लेती, लेकिन एंजल टैक्स इन स्टार्टअप से सरकार लेती है। कैसे? मान लो एक स्टार्टअप है, किसी व्यक्ति ने खोजा, तो उसे पैसा इकट्ठा करना है। पैसा इकट्ठा करना करो, मान लो पूंजी इकट्ठा करना, उसे पूंजी इकट्ठा करना, उसे मान लो इसे पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है। अब पैसा इसे इकट्ठा करना है, तो क्या होता है कि यह एक तो इसे गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रही है, किससे सपोर्ट मिल रही है? गवर्नमेंट से इसे सपोर्ट मिल रही है। और एक दूसरा स्थिति क्या है कि ये अपने लोकल लोगों से या फिर अपने जान पहचान लोगों से ये क्या करेगा, पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। तो ये अपने दो चीजें, एक तो शेयर या बॉन्ड के द्वारा लोगों से पैसा इकट्ठा करता है, ठीक है। अब क्या है कि अभी इसे प्रॉफिट में बहुत फायदा मिलने वाला है या छूट मिलने वाला है, तो बहुत सारे लोग जो इसका रियल वैल्यू होता है उसके बॉन्ड का या शेयर का, रियल वैल्यू से अधिक इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या है स्टार्टअप खोला, तो आपने कहा कि भैया आपने कहा आपको कि हम आपको छूट देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको छूट देंगे, ठीक है। लेकिन क्या किया आपने, ऐसे ऐसे लोगों से मनी का कलेक्शन कर लिया जो आपकी जो वैल्यू थी उस वैल्यू से अधिक आपको मदद कर दिए। तो उस मनी के कलेक्शन पे भी जो आपको ये शेयर मार्केट और यहां से दूसरों से जो पैसा कलेक्ट हुआ है उस पर सरकार टैक्स लगाती है। यानी स्टार्टअप्स के अपने बॉन्ड और शेयर से जो कलेक्शन होता है, कलेक्टेड मनी, जो कलेक्टेड धन है, उस पर टैक्स कहलाता है एंजल टैक्स, जो 30.9%। समझ में आया क्या एंजल टैक्स? भाई देखो, स्टार्टअप को छूट मिली है। जैसे मान लीजिए आप हैं, आप यंग हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, सरकार के आंख में दिल झोंकना शुरू कर दिया कि सरकार कह रहा भाई यंग है, क्या किया, इसको काम लगाओ, इसको अभी छूट दो, इसको टैक्स लेना नहीं है, ठीक है, उसको टैक्स लेना नहीं है। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट कह रही है कि भाई ठीक है, काम करो आप कि उस सिचुएशन को, ठीक है, हैंडल करो कि अब आपने क्या किया, आप चालाकी कर रहे हैं। क्या चालाकी कर रहे हैं? गवर्नमेंट ने तो आपको छोड़ दिया कि भाई हम आपको स्टार्टअप के तौर पे छूट दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया, ऐसे इन्वेस्टर्स को खोजना शुरू कर दिया आपने जो आप पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या और अधिक तरीके से भरोसा करके जो आपके बॉन्ड की वैल्यू हो या जो आपके शेयर की वैल्यू हो उससे अधिक इन्वेस्ट कर दिया। तो भाई मैंने तो सोचा था या गवर्नमेंट ने सोचा क्या
कि यार ये तो क्या है कि कम, ये स्थिति इनकी अच्छी नहीं है इसलिए इनको हम सपोर्ट कर दें, लेकिन आपने क्या किया, दूसरी जगहों से बहुत अधिक कलेक्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट फिर आपको छोड़ने वाली नहीं है। और ये शुरू दिमाग की उपज थी प्रणब मुखर्जी जी की, अभी जिनके देहांत हुआ, एंजल टैक्स। उन्होंने कहा कि यार स्टार्टअप्स के नाम पे जो पैसा कलेक्ट अधिक कर लियो तो उसका भी 30.9% हमें क्या देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जो इन्वेस्ट जिसने भी किया है वो आपकी वैल्यू को बढ़ा के इन्वेस्ट किया है। उसका इंटेंशन क्या है, ये भाई साहब तो टैक्स से बच जाएंगे, तो इनका जो प्रॉफिट होगा मैं इनके साथ जुड़ा, उस प्रॉफिट में मुझे हिस्सा मिल जाएगा। तो ये चीज था एंजल टैक्स। अब क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या है इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे हम अभी, और जिसमें क्या है कि आपका कस्टम ड्यूटी और ढेर सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या जीएसटी के साथ इंक्लूड कर दिया गया है। तो जीएसटी क्या है, कैसे वर्कआउट करता है, इसको हम बात करेंगे, ठीक है।